अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ जो कि पिछली वीडियो का तसलसल है। हमने एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात की थी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने जानने की कोशिश की थी और उसके ऑथर के बारे में थोड़ी बहुत हमने बात करी थी। तो आज उस शॉर्ट स्टोरी पे हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके थीम और उसकी स्टोरी और उसका सेटअप और बाकी सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट स्टोरी का नाम है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो स्पेनिश वॉर के दौरान में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये जो इसका ऑथर था, जो इसका राइटर था, वो काम करता था एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, एज ए रिपोर्टर, अलग अलग पेपर्स के लिए, अलग अलग जर्नल्स के लिए। तो इस स्पेनिश वार के दौरान वो रिपोर्टिंग के सिलसिले में स्पेन के एक जगह पर गया था। इब्रो रिवर के ऊपर में एक ब्रिज था। स्पेन में ये इब्रो रिवर है, एक दरिया का नाम है, बहुत मशहूर दरिया है वहाँ का। तो उस एम्पोर्टा ब्रिज पे ये रिपोर्टिंग के लिए जाता है। वो हम स्टोरी में जानेंगे वहाँ पे क्यों गया था। तो क्योंकि ये ओरिजिनली, मैंने आपको कल कहा था, पिछली वीडियो में कहा था कि इट वाज कंपोज्ड एज ए न्यूज़ डिस्पैच। उस ब्रिज से जो है, उस पेपर के लिए एक न्यूज़ रिपोर्ट के लिए लिखा गया था। लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि इसको शॉर्ट स्टोरी का रूप दे के इसको अपने जो लिटरेरी काम है उसमें शामिल किया जाएगा। सो 1938 की बात है ये, जब फेस सिस्टर्स जो हैं उस तरफ अप्रोच कर रहे थे। बहरहाल स्पेनिश वॉर जो थी, मैंने आपको कहा कि 1936 से 1939 तक लड़ी गई। इट वाज बिटवीन रिपब्लिकन्स, यानी स्पेनिश रिपब्लिकन्स, और इनके अगेंस्ट में थे नेशनलिस्ट। तो रिपब्लिकन्स के साथ कौन थे? दे वर इन अलायंस विथ कम्युनिस्ट्स, जो कि वहाँ पे उनके साथ उनका अलायंस था। एंड दे फॉट अगेंस्ट द रिवोल्ट बाय द नेशनलिस्ट्स, जिनके साथ में वहाँ के कैथोलिक्स थे, वहाँ के कंजर्वेटिव्स थे, और वहाँ के मोनाचिस्ट थे वहाँ के। तो ये दो पार्टियां हो गई थी, एक नेशनलिस्ट्स की, एक 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 रिपब्लिकन्स की। तो ये आपस में लड़ रहे थे, एक सिविल वॉर था, एक खाना जंगी थी। तो क्योंकि उस वक्त जो दुनिया का माहौल था, जो दुनिया का क्लाइमेट था, अ, इसके उस हिसाब से इस वॉर के कई सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बताए जाते हैं। तो these aspects, these facets, these are variously viewed as, मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज अ वॉर ऑफ रिलीजन बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड नेशनलिस्ट्स। तो कुछ कहते हैं कि ये एक क्लास स्ट्रगल थी, जिसको हम वो कहते हैं कि सुपरमेसी स्ट्रगल है, कि हमने एक दूसरे पे सबकत हासिल करनी है। तो it was a struggle between dictatorship and republican democracy. It was a war between a fight between a revolution and counter revolution. ये फाशिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान लड़ाई थी। सो एक वहाँ का जो माहौल था उस वक्त का, ये भी कहा जाता है दैट दिस वॉर, दिस पर्टिकुलर वॉर, यानी स्पेनिश जो सिविल वॉर थी, इट वाज ए इन अ वे ड्रेस रिहर्सल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्योंकि यहाँ से पूरी लड़ाई जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो लड़ी गई, यहाँ से उसका पूरी तरह से जो है वो एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। क्योंकि ये वो ज़माना था जब इटली में मैसोलोनी और हिटलर, जर्मनी में उनका ये जो चल रहा था, ये उस ज़माने का था। तो यहाँ से वर्ल्ड वार का फिर वो अलग कहानी वो शुरू हो गई थी वहाँ से। तो ये एक उस टाइम की, आप अपने यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी नोट है आपकी किताब पे, दैट हाउ डू वॉर्स चेंज अवर लाइव्स, our minds and our daily routine. Read the story and find out how war disturbs everything and makes us anxious. तो ये वो जंग के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पैनिक के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ वॉर्स, हाउ कॉमन पीपल सफर्स, उसके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो किन परेशानियों से गुजरता है, और उसको क्या क्या सहना पड़ता है, इस बारे में ये बात की गई। तो सेटअप जो है इसका,
स्पेन के अंदर ही एक इब्रो रिवर के ऊपर में एक ब्रिज है, उस पर रखा गया है। 1938 में ये लिखी गई थी ये शॉर्ट स्टोरी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, हु वाज अ जर्नलिस्ट, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फर्स्ट पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन में जो है इसमें बात की गई है। तो एक ब्रिज पे ये, क्योंकि मैंने कहा आपको कहानी सेट है एक बूढ़े आदमी के, इट रिवॉल्व्स अराउंड एन ओल्ड मैन के, जो कि वहाँ पे परेशान रहता है, वो अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर होता है जंग की वजह से। तो उसके बारे में बात की गई है, और काफ़ी सारे थीम्स हैं वो हम इसके लास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके आउटलाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी एक्चुअली हमको क्या बताती है। सो द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इट इज सेट इन ए बैकड्रॉप ऑफ स्पेनिश सिविल वार, जैसे कि कहा गया आपको, इन 1938। So it starts with a description of an old man who is sitting at a bridge. एक पुल पे ये बैठा हुआ ये ओल्ड मैन, उसका डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया है कि उसके कपड़े फटे हुए थे, या वो मेला हुआ था, या वो थका हुआ था, या वो हारा हुआ था। तो इट वॉज ए वॉर लाइक सिचुएशन एज द fascist या फासिस्ट एक्चुअली फोर्सेस वेर एडवांसिंग टूवर्ड्स एब्रो। सो ये जो नरेटर होता है, ये न्यूज़ रिपोर्टर होता है, ये इंचार्ज था उस वक्त वो फेंथोन ब्रिज को क्रॉस करने को, वहाँ पे जाने की, ताकि वो दुश्मन फोर्सेस का जो है, जो एनिमी फोर्सेस जो थे, उनका एडवांसमेंट देख सके, यानी कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, वो आए या नहीं, ये देखने की उसको जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो वो वहाँ पे वो जाता है, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसका वो स्टील रिम स्पेक्टिकल्स थे। रिम हम कहते हैं कि जो बाहरी बाहरी किनारा होता है, तो रिम का मतलब होता है आपकी जो स्पेक्स है, उसकी जो दो साइड्स होते हैं, उनमें स्टील रिम थी वो। तो वो ये एक उस तरह से डिस्क्रिप्शन देता है उस ओल्ड मैन का, कि उसके डस्टी क्लोथ्स थे, एंड ही वाज सिटिंग ऑन द रोड्स एट द ब्रिज, यू नो, जहाँ जहाँ से ट्रक्स गुजर रही थी, बाकी गाड़ियाँ गुजर रही थी, और ताकि वो लोग जो हैं वो किसी सेफर डिस्टेंस की तरफ जाएं अपने एनिमीज से, या वहाँ पे जो फौजें आ रही थी उनसे बचने के लिए। सो ये जो ओल्ड मैन था, ये बहुत थका हुआ लगता था, एंड ही वाज नॉट एबल टू वॉक एनी फर्दर। सीइंग द ओल्ड मैन स्टिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, द स्पीकर वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम वेयर ही केम फ्रॉम, यानी कि उसको उसके रिहाइश के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आया है। तो ये बूढ़ा आदमी जो है, ये बुजुर्ग आदमी जो है, ये जवाब देता है कि देख, वो सैन कार्लोस एक जगह का नाम है जहाँ से ये आता है। तो ये जब ये सैन कार्लोस का नाम लेता है, जो कि उस पुल से, उस ब्रिज से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे था, उसका नाम लेके इसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बिकॉज ही फील्स प्लीज्ड वाइल नेमिंग हिज नेटिव प्लेस, वाइल नेमिंग हिज नेशनल नेटिव लैंड। तो ये बड़ा प्लीज फील करता है, बड़ा खुश होता है जब ये अपनी जगह का नाम लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्पीकर जो है इसके साथ थोड़ी देर बात करता है, और वो ये जानता है कि ये 76 ईयर्स ओल्ड है, एंड इसकी फैमिली नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, वेदर ही हैज़ अबंडन्ड द फैमिली और ही वाज अबंडन्ड बाय द फैमिली, फैमिली ने उसको तर्क किया है या उसने फैमिली को छोड़ा है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो हमें ये बताया गया है कि उसकी फैमिली जो है उसके पेट्स थे, यानी कि उसके जो घर में पालतू जानवर उसने रखे हुए थे। उसने कुछ गोट्स रखी हुई थी, एक बिल्ली वो पालता था, एक पिजन्स वो 8 कबूतर उसके पास थे। तो ये उसकी फैमिली थी, यानी इन जानवरों को ये अपनी फैमिली मानता था, एंड अपना टाइम जो है ये उन्हीं जानवरों के साथ देता था। क्योंकि अब वहाँ पे दुश्मन आ गया था, वहाँ पे फोर्सेस आ गए थे, वहाँ पे आर्टिलरी का खतरा था, वहाँ पे गोलेबारी का खतरा था। तो उसको कहा गया कि वहाँ से निकल जाए, और उसको मजबूरन अपनी सारी चीज़ें जो हैं, अपने सारे एसेट्स जो हैं, यानी कि अपने सारे जानवर जो हैं, उनको उनकी तकदीर पे छोड़ के उसे अपने घर से निकलना पड़ता है। तो ओल्ड मैन जो होता है, ये बुज़ुर्ग आदमी जो होता है, ये अपनी फैमिली को लेके एंग्शियस होता है, अपनी फैमिली को लेके परेशान होता है कि उनके साथ क्या होगा। क्योंकि एक जानवर होता है जिसके बारे में वो ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है, वो कैट है। वो कहता है कि कैट जो है वो चालाक जानवर होता है, वो खुद को कैसे भी करके बचा लेगी। लेकिन वो इसी ये जो राइटर है, ये जो नरेटर है, या जो ये जो रिपोर्टर है, इससे सवाल पूछता है कि मेरे बाकी सारे जानवरों का क्या होगा। एक कंसर्न
ये दिखाता है एक ये परेशान होता है कि मैं बाकी जानवर के साथ जो है वो उनके साथ क्या होगा। और ये इसके जवाब में ये जो राइटर होता है, नरेटर जो होता है, वो उसको कंसोल करता है, इसको दिलासा देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये इससे पूछता है कि वो जो पिंजरा होता है जिसमें आप परिंदे रखते थे वो आपने खुला छोड़ा है या नहीं। तो ये बुजुर्ग आदमी इसको वापस जवाब देता है कि हाँ मैंने उसको खुला छोड़ा है। तो वो वापस फिर से कहता है कि चलो फिर कोई बात नहीं। उन्होंने अगर किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो इसके बाद जो है ये नरेटर जो है इसको वार्न करता है कि वो वहाँ से खड़ा हो जाए और वहाँ से खड़ा होके वो निकल जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है वहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। तो द मैन ट्राइड टू वॉक बट कुड नॉट। उसने खड़े होके चलने की कोशिश की लेकिन वो जो है चल नहीं पाया। वो लड़खड़ा के दोबारा से वापस गिर गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तो नरेटर उससे कहता है कि ये ईस्टर्न संडे है, वहाँ पे एक जो एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये स्पेन के अंदर या क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियन चर्च में, जो कि रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट ये सेलिब्रेट करते हैं इसको। 21 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक इनका ये फेस्टिवल चलता रहता है। तो ये कहता है कि स्काई जो है ओवरकास्ट है और अच्छा पॉइंट ये है, अच्छी बात ये है कि दुश्मन के जो जंगी तैयारे हैं या जो जंगी जहाज़ हैं, ओवरकास्ट वेदर की वजह से वो जो दैट एनिमी प्लेन्स वर नॉट अप इन द स्काई बिकॉज ऑफ द ओवरकास्ट कंडीशंस, यानी मौसम अबर आलूद है और दुश्मन के जहाज़ जो हैं, जंगी तैयारे जो हैं, वो हवा में नहीं है, इसलिए जो है सब कुछ उसके लिए सेफ है। तो ये थोड़ा सा आउटलाइन था कि किस तरह से जंग, एक सिविल वॉर या किसी भी तरह का वॉर एक आम इंसानी ज़िंदगी पे जो है हर तरह से असरअंदाज हो जाता है, उसको हर तरह से जो है उसको नुकसान पहुंचाता है, आम आदमी को हर तरह से परेशान करता है। तो हम अब किताब के एक पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। So an old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a Fanthorn bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. So he gives us the description of the old man, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, that he was wearing steel rimmed spectacles. Spectacles means goggles. एक steel rim जो है स्टील बॉर्डर्ड, यानी कि जिसके बाहर से डेकोरेट किया गया था स्टील से, तो उसका वो बाहरी हिस्सा जो था, बाहरी किनारा जो था, वो स्टील का बना हुआ था। उसके कपड़े बहुत डस्टी थे, उसके गर्द भरे कपड़े थे। वो बाय द साइड ऑफ द रोड ऑन द ब्रिज, इस पुल पे वो रोड की एक तरफ बैठा हुआ था। देयर वॉज ए पैंथॉन ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ये इब्रो रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। वहाँ पे एक ब्रिज होता है पैंथॉन ब्रिज। तो पैंथॉन का मतलब होता है एक फ्लोटिंग ब्रिज होता है, ये एक तरह से झूला ब्रिज होता है। ये इसकी वो साइड से तारें बंदी होती हैं और ये जब इस पे चलते रहते हैं हम, तो ये थोड़ा बहुत हिलता रहता है। तो एक फ्लोटिंग ब्रिज हम इसको कह सकते हैं कि वो वहाँ पे था अक्रॉस दैट रिवर। और वहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, घोड़ा गाड़ियाँ, ट्रक्स जा रही थी, मर्द, जन, बच्चे जो हैं, they were crossing the road. The mule-drawn carts staggered up this steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. तो म्यूल ड्रान जो है, म्यूल होता है, इट्स एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ए डंकी एंड ए हॉर्स, जिसको हम खर या तजमनाश खच्चर। तो वो जो हैं वो इन कार्ट्स को जो है, इन गाड़ियों को जो है वो अपने साथ वो उनको खींच रही थी। वो जिगजैग में चल रही थी, वो स्टैगर कर रही थी क्योंकि उनको थोड़ी सी वो चढ़ाई चढ़नी थी। तो सोल्जर्स जो हैं वहाँ पे उनके वो स्पोक्स को, उनके जो व्हील्स को जो है उनको धक्का दे के उन्हें आगे करने की कोशिश कर रहे थे। सो द ट्रक्स ग्राउंड अप
and away, heading out of it all. The peasants plodded along the ankle-deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. तो ट्रक्स जो हैं वो ये गाड़ियाँ चल रही थी, काफ़ी सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे. द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट. वहाँ से सब लोग जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे थे. तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के वो मजदूर तबका था, या जो वो किसान तबका जो वहाँ का था, वो क्या कर रहे थे, वो भी they were plodded along in the ankle deep. That means they were uh, walking very slowly. They were walking heavily क्योंकि वहाँ पे धूल इतनी जमा थी कि डीप एंकल तक वो डस्ट आ रहा था उनका. बहुत ज़्यादा डस्ट थी. बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन इन सब लोगों को, ये जो कारवां आगे बढ़ रहा था लोगों का, ये लोगों का हुजूम था. द ट्रक्स वेर मूविंग, द कार्ट्स वेर मूविंग, द पीपल वेर मूविंग, द पीजेंट्स वेर मूविंग. कोई स्लो चल रहा था, कोई तेज चल रहा था. सब लोग जो हैं जा रहे थे. बट द ओल्ड मैन वॉज नॉट मूविंग. ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल. बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग. वो बिल्कुल हिले डुले बिना ही वहाँ पे बैठा रहा. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर. आगे जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेचारा थका हुआ था. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point that enemy had advanced. तो मेरी ड्यूटी थी. द नरेटर फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे बात कर रहे हैं. दैट इट वॉज माई बिजनेस, इट वॉज माई ड्यूटी टू क्रॉस द रोड. यानी मेरा काम था, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उस रोड को क्रॉस करूँ और मैं उस ब्रिज हेड को एक्सप्लोर करूँ. यानी वो ब्रिज हेड जो है वो मुझे दिख जाए. ब्रिज हेड कहते हैं कि ये जो एक पोजीशन होती है सिक्योर्ड बाय एन आर्मी. एक मोर्चा होता है जो पुल के पार में होता है, बना हुआ आर्मी का डिफेंस के लिए. बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस. मैं वहाँ पे इसलिए गया ताकि मैं ये देख सकूं कि दुश्मन फौज जो है वो कहाँ तक आ चुकी है. आई डिड दिस एंड रिटर्न टूवर्ड द ब्रिज. मैंने ये काम किया, मैं आगे गया, मैंने वहाँ पे उसका उन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया और मैं वापस आ गया. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. So there was not so many carts now and very few people on foot. तो जब मैं ब्रिज हेड के को देख के वापस आ गया, इस पुल पे दोबारा वापस आ गया, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अब वहाँ पे ये घोड़ा गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी. वहाँ का जो रश था वो जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था. जो लोग पैदल जा रहे थे वो हुजूम भी जो है वो ख़त्म ही हो गया था. बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर. लेकिन ये बूढ़ा आदमी जो था, ये बुज़ुर्ग जो था, ये वहीं पे बैठा हुआ था. तो अब इनके बीच में एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है. ये आपस में अब बात करने लगते हैं. ये जो राइटर है, जो नरेटर है, या हम रिपोर्टर भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं किसने लिखी है, व्हाट हिज प्रोफेशन वाज दोज डेज. तो इनके बीच में एक डिस्कशन शुरू हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूरियस होता है इसकी तरफ देख के कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है. वाई डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड. आप कहाँ से आए हो? वेयर आर यू फ्रॉम? वाई डू यू बिलोंग? तो नरेटर बुजुर्ग आदमी से सवाल पूछता है कि आप कहाँ से आए हो. सो ही जवाब में देता है फ्रॉम सैन कार्लोस. ही सेड एंड स्माइल. तो वो कहता है कि सैन कार्लोस उस जगह का नाम है जहाँ से मैं हेल करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ. ही सेड एंड स्माइल. इसका मतलब है कि जब उसने अपनी इस जगह का नाम लिया जहाँ से ये बिलोंग करता था ये बूढ़ा, तो इस जगह का नाम लेते वक्त इसको बड़ी खुशी हो रही थी. तो दैट्स व्हाई ही स्माइल्ड. यू नो, ही फेल्ट रियली प्लीज्ड while mentioning his native land. That was his native town, and it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. So, oh, I said, not quite understanding. तो ये इसको कहता है कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. मैं अपने जानवरों का ख्याल रखता था, मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था. ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. मैंने कहा अच्छा, लेकिन इसको पूरी तरह से ये बात समझ में नहीं आई. यानी कि मुझे पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं
जानवरों का ख्याल रखता था. Yes, he said, I stayed, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. उसने कहा हाँ, मैं वहाँ पे बैठा रहा काफ़ी देर. मैं अपने जानवरों की देखभाल करने में बिजी था. मैं आखिरी इंसान था जो उस टाउन से निकल गया. He did not look like a shepherd, nor a herdsman, and I looked at his black, dusty clothes and his grey, dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, "What animals were they?" तो कहता है कि वो ना तो शेफर्ड लगता था, नरेटर कहता है, ना तो हर्ड्समैन लगता था. यानी कि ना वो चौपान लगता था, ना वो चरवाहा लगता है. इफ अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, शेफर्ड होता है जो जिसके बेड वगैरह होते हैं, जो बेड पालता है, और हर्ड्समैन जो कैटल आती हैं उसमें बाकी चीज़ें आती हैं, चरवाहा उसको हम बोलते हैं. सो द कीपर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. तो ये इसको कहता है कि ना तो वो शेफर्ड लगता था, ना वो हर्ड्समैन लगता था. देन आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, जो कि वहाँ उसके खराब कपड़े थे, मैंने उनको देखा. एंड हिज ग्रे डस्टी फेस एंड हिज स्टिल रिमेड स्पेक्टिकल्स. और ये जो इसकी स्पेक्स थी, इसको देखा मैं, जिसके बाहर से स्टील लगा हुआ था. मैंने इसके कपड़े देखे. एंड देन आई अगेन आस्क्ड व्हाट एनिमल्स वर दे. कैसे जानवर थे वो जिनकी आप देखभाल करते थे? वेरियस एनिमल्स, ही सेड, एंड शुक हिज हेड. आई हैड टू लीव. उसने कहा कि काफ़ी सारे एनिमल्स, और अपना सर हिलाते हुए, यानी कि परेशानी में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन अफसोस मुझे उन सबको छोड़ना पड़ा. आई वॉज वॉचिंग द आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज and the African looking country of the Ebro Delta, and wondering how long now it would be before we should see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact. And the old man still sat there. तो कहता है कि मैं इस ब्रिज को देख रहा था, and the African looking country of Ebro Delta, and wondering how long now it would be before we would see the enemy. तो मैं इस पुल के बीच में, मैं एक तरफ देख रहा था, बूढ़े आदमी का भी मुझे थोड़ा बहुत ख्याल था. तो मैं इस एब्रो डेल्टा की तरफ देख रहा था, जो ये डेल्टा रीजन था एब्रो रिवर का, इन द प्रोविंस ऑफ स्पेनिश में ही एक जगह है, टेरागोना उस जगह का नाम है. ये नॉर्दर्न स्पेन में आता है. तो उस जगह की तरफ मैं देख रहा था कि, एंड आई वॉज वॉन्डरिंग, मुझे हैरानी हो रही थी, मैं परेशान था कि ये दुश्मन कब आएंगे और हमें इनकी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी और यहाँ पे शोर शराबा हो जाएगा. बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर. लेकिन इस बुजुर्ग आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था. व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड. आई अगेन आस्क्ड, कैसे जानवर थे बाबा जी जिनकी आप रखवाली करते थे, या जिनकी आप देखभाल करते थे, जिनको आप पालते थे? ये जवाब देता है, देयर वर 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. तो ये कहता है कि एक तो मेरे पास 2 बकरियां हैं, एक बिल्ली हैं, और 4 पेयर ऑफ पिजन्स हैं मेरे पास, कबूतरें हैं मेरे पास, जो 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 मेरे पेट्स थे, जो जो एक तरह से उसकी फैमिली हुआ करती थी, क्योंकि इसको इनके अलावा और कुछ नहीं था इसके पास. एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड. और मैंने उसको कहा, आपने उनको छोड़ना पड़ा? यस, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी. यानी कि वहाँ पे खतरा था. मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे आर्टिलरी का खतरा था, वहाँ पे जंग का खतरा था, वहाँ पे तोहफे चलने का खतरा था. एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड. मैंने ये भी पूछा कि क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? Watching the far end of the bridge, where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. तो मैंने उसको कहा कि आपकी कोई फैमिली नहीं है. तो मैं इस दौरान मैं देख रहा था कि ब्रिज के दूसरी तरफ जो है, जो आखिरी गाड़ियाँ थी, जो कार्ट्स थी, वो जो हैं वो तेज़ी से वो स्लोप को जा रही थी बैंक की तरफ. वो उनको बड़ी निकलने की वहाँ से जल्दी थी. नो, ही सेड. लेकिन मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि नहीं, मेरी कोई फैमिली जो है नहीं है. ओनली द एनिमल्स, आई स्टेटेड. मैंने आई मेंशन कि सिर्फ आपके पास जानवर हैं. द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. नो, ही सेड, ओनली द एनिमल्स, आई स्टेटेड.
कहा कि नहीं, सिर्फ मेरे पास, मैंने पहले भी आपको कहा, मेरे पास सिर्फ जानवर हैं, जानवरों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है. द cat of course will be all right, and cat can look out for itself, but I cannot think what will become of the others. तो ये कहता है कि बिल्ली का जहाँ तक सवाल है, दैट शी विल, इट विल बी ऑल राइट. बिल्ली जो है वो ठीक ठाक रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा. अ कैट कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ, बट आई कैनॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ अदर्स. लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि बाकी सारे लोगों का क्या होगा. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि हम कई सारे प्रोस्पेक्ट्स में इस शॉर्ट स्टोरी को लेकर बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जंग का जो है वो क्या असर होता है. तो यहाँ पे सवाल एक पूछा जाता है, व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. आपकी 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 क्या पॉलिटिक्स है. यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है व्हाट आइडियोलॉजी यू फॉलो. आपका ख्याल क्या है, आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, आप किस फिलॉसफी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं. तो वापस क्या जवाब देता है वो, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, आई डो नॉट हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा. मेरा इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं है कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है. मैं नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, मैं कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, मैं और कोई ये ख्याल रखने वाली पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ. इस तरह का कोई सपोर्ट जो है मैं नहीं करता. आई डो नॉट हैव एनी पॉलिटिक्स, ही सेड. आई एम 76 years old. I have come 12 kilometers now, and I think now I can go. So एक आम आदमी को इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं रहता है कि किसने हमला किया है, क्यों किया है, फासिज्म चल रहा है या कम्युनिस्ट हैं या जो भी कोई पार्टी है. तो एक आम आदमी को इन चीज़ों के साथ कोई वास्ता नहीं है. यही वजह है कि वो उसको वापस कहता है कि आई एम 76 years old, कि मैं 76 years old हूँ, एंड मैं यहाँ तक 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फादर. और अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता. अच्छा, this is not a good place to stop, I said. If you can make it, there are trucks up the road where it fox for Totosa. तो ये इसको वापस इसको वार्न करते हुए एक तरह से कहता है कि दिस इज़ नॉट द सेफ प्लेस टू स्टे, कि ये जगह जो है ये सही जगह रहने की नहीं है. अगर आप यहाँ पे रहें तो आपकी जान को जो है वो खतरा हो सकता है. तो आप एक काम करें, आप इफ़ यू कैन मेक इट, अगर आप ये कर सकते हो, देयर आर ट्रक्स अप द रोड. उस रास्ते पे ट्रक जो हैं चल रही हैं. वाइल इट फॉक्स फॉर टोरस्टो, जो कि जो दो शाखा है आगे चल के, ये टोरस्टो के लिए रास्ता जाता है. ये टोरस्टो भी स्पेन में एक जगह का नाम है, एक सिटी है स्पेन के अंदर, एक शहर का जिसका नाम है कैटलोनिया. उसका ये कैपिटल सिटी है स्पेन के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर. तो ये इसको कहता है कि ये रोड जो है वहाँ से बाइफरकेट होती है, ये दो राह निकलता है, वहाँ से वहाँ तक ये रोड जाती है. तो आप अगर चाहें, आप अगर कर सकते हो तो उसमें जा सकते हो. आई विल वेट ए वाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो. वेयर डू द ट्रक्स गो? टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड. तो ये वापस जवाबन मुझे कहता है ये बुजुर्ग आदमी, आई विल वेट ए वाइल, मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा फिर से, एंड देन आई विल गो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा. और साथ में सवाल करता है कि वाई डज द ट्रक्स गो, ये ट्रक्स जो हैं यहाँ से कहाँ जा रही हैं. टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको जवाबन कहा कि ये बार्सिलोना की तरफ जाती हैं. तो ये कैटलोनिया का कैपिटल है. ये सिटी जो है स्पेन में ये जानी जाती है फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. I know of no one in that direction, he said. But thank you very much. Thank you again very much. तो ये इसको जवाबन वापस कहता है कि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता. यानी बार्सिलोना में ये बुजुर्ग आदमी किसी को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ ये कंसर्न शो करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. He looked at me very blankly and tightly, then said, having to share his worry with someone
having to share his worry with someone, the cat will be all right. I'm sure there will be no need to be there is no need to be unquiet about the cat, but the others. Now, what do you think about the others? तो ये बहुत ही एक ब्लैंक लुक देता है इसको, बहुत ही थकी हुई नज़रों से इसको देखता है। तो इसको एक खुशी होती है थोड़ी बहुत कि कोई मेरे साथ मेरा मेरा दुख दर्द बांटने वाला था। तो ये फिर अपने जानवरों के बारे में बात करता है कि दैट द कैट विल बी ऑल राइट, व्हाट विल हैपन टू द अदर्स। नरेटर से ही सवाल पूछता है कि बाकियों का क्या होगा, व्हाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू थ्रू इट ऑल राइट। तो ये इसको वापस जवाब देता है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली ये सब जो है ये ठीक हो जाएगा। यू थिंक सो, यू थिंक सो, व्हाई नॉट, आई सेड। तो उसने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बच जाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, कैसे नहीं, क्यों नहीं। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वाज नो कॉर्प्स। अब जब मैं नज़र दौड़ाई मैंने इसको बैंक की तरफ, इस किनारे की तरफ सड़क पे, तो मैंने देखा कि अब कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ आर्टिलरी। तो ये फिर से कंसर्न होकर सवाल पूछता है कि वो इस आर्टिलरी के, अगर वहाँ पे गोलाबारी हो जाती है, वहाँ पे टैंक्स आ जाती हैं, वहाँ पे फायरिंग होती है, वहाँ पे तोपें चलेंगी, तो वो उस गन गैरेज में वो क्या करेंगी, जबकि मुझे जो है उस गन गैरेज की, उस आर्टिलरी की वजह से उस एरिया से निकलने को कहा गया। डू यू लीव द डव केज अनलॉक्ड? क्या आपने वो फाख्तों का, वो कबूतरों का केज जो था, वो जो पिंजरा था, वो आपने अनलॉक कर दिया है? तो उसने वापस जवाब दिया यस। तो मैंने कहा देन दे विल फ्लाई। मैंने कहा कि वो वहाँ से भाग जाएंगे। यस सर्टनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई वुड गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो मैंने कहा यस सर्टनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। अब बाकियों के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा, इसे। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड। मैंने उसको कहा, मैंने उसको अर्ज किया, मैंने उसको बताया कि अगर आपने काफ़ी रेस्ट किया है, इफ़ यू हैव हैड इनफ रेस्ट, आई वुड लाइक टू लीव, आई विल लव टू टेक योर लीव नाउ। तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप भी खड़े होके चलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, ही सेड एंड got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. उसने मेरा थैंक यू बोलते हुए वो तो खड़ा हो गया अपने पैरों पे, लेकिन वो जब पैरों पे खड़ा हो गया तो वो लड़खड़ाने लग गया। ही स्वेड मीन्स वो डगमगाया, वो झूल गया। ही मूव्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही अगेन सेट डाउन इन द डस्ट। वो दोबारा से उस डस्ट में जो है नीचे बैठ गया। इट वॉज ओनली आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड डली, बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। तो इसके कहने का मकसद है कि मुझे इस लड़ाई के साथ क्या वास्ता था, मुझे इस लड़ाई में क्यों घसीटा गया, क्योंकि मैं सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रखता था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। इट वॉज ईस्टर्न संडे एंड fascists were advancing towards the Ebro. It was a